गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है ये मल्टीपल करंट अफेयर की क्लास होगी, जिसमें हम जो है दो करंट अफेयर्स जो है उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी क्लास है ये आपकी एक तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इंटरनेशनल अफेयर्स जो है, ठीक है, IR इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी क्लास जो है आज की ये वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो आई है 2022 की। ठीक है, तो ये वाला एडिशन है, ये 15th एडिशन आया है इस रिपोर्ट का। ठीक है, तो हर साल ये जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है हर साल अपनी रिपोर्ट निकालता है और इसका 15th एडिशन जो है ये इस बार आया है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि इंडिया ने जो है क्या कहते हैं, पिछले साल जो इंडिया की पोजीशन थी इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो थी 46। ठीक है, तो इस पर 132 कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया की पोजीशन आई है 40th पोजीशन। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, क्योंकि काफी इंप्रूवमेंट दिखाई है, इंडिया ने 46 से 40th पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, तो काफी इंप्रूवमेंट दिखाई है, तो जिस वजह से ये जो रिपोर्ट है या ये जो इंडेक्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी बारे में होगी। और अब ये जो रिपोर्ट आई है तो इसमें जो जिस कंट्री ने टॉप किया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आज की जो क्लास है ये हमारी प्री स्पेसिफिक क्लास होगी। ठीक है, प्री को फोकस में रखते हुए करेंगे इस क्लास को हम, और इसमें ज्यादा जो है कौन कौन से पैरामीटर्स जो है जिनको ध्यान में रखा गया है वो आपका पार्ट होता है मेंस का। ठीक है, तो उनको हम जो है इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो इस रिपोर्ट में से बनते हैं उन्हीं पे हम जो है ज्यादा फोकस करेंगे। तो अब जब ये रिपोर्ट आई है तो इसमें जो है किसी कंट्री ने टॉप किया होगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है तो उस वजह से जिस कंट्री ने टॉप किया वो कंट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने कौन सी पोजीशन हासिल की है, तो इंडिया की पोजीशन है 40th। ठीक है, तो जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और लगातार पिछले 12 साल से स्विट्जरलैंड जो है वो पहली पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट अब रिलीज कौन करता है वो आपको पता होना चाहिए। WIPO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ठीक है, WIPO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश किया है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी हमसे जो है प्री में सवाल पूछे जा सकते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इस पे पूछे जा सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था जब हम हमारा ये एनवायरनमेंट वाला सेक्शन जो है, एनवायरनमेंट मॉड्यूल जब हम कवर कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, इनका कोई ना कोई थीम होता है, तो वो थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस थीम को जो पर्टिकुलर जिस ईयर में वो रिपोर्ट जो आई होती है, तो उस पर्टिकुलर ईयर में उस रिपोर्ट का जो थीम होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस साल जो है विपो की जो ये रिपोर्ट थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, तो उसका भी एक थीम था। थीम का नाम क्या था? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये इस साल का थीम था इसका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 का। ठीक है, तो ये थीम आपसे पूछा जा सकता है। रिपोर्ट कौन रिलीज करता है ये पूछा जा सकता है। क्या कहते हैं, फर्स्ट इस रिपोर्ट में जो रैंक 1 है वो किसका है, कौन से देश का है वो आपको पता होना चाहिए, और इंडिया का रैंक कितना आया ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चंस आपके ये बन जाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं विपो के बारे में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रिपोर्ट रिलीज विपो ने की है, तो विपो की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो विपो की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करती है? प्रमोट करने का। किसको प्रमोट करती है? वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट्स। ठीक है, तो ये जो कॉपीराइट्स जो है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितनी भी आपकी आती है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आती है, उसको जो ये है प्रमोट करती है। और उसके अलावा ये जो विपो है ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, अब क्योंकि हमने इसमें देखा ना कि ये प्रोटेक्ट करती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और कॉपीराइट्स को, तो अब देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसमें आ जाते हैं आपके कॉपीराइट्स,
पेटेंट्स जो करवाए जाते हैं, ठीक है, मान लो कोई आपने न्यू डिस्कवरी की है तो आप क्या करते हो, उसका पेटेंट करवा लेते हो, ठीक है। पेटेंट करवाने का मतलब ये होता है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो अगले 20 साल तक जो है वो आपकी मर्जी के बगैर कोई भी दूसरी कंट्री या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी दूसरी कंपनी जो है वो नहीं कर सकती उसको यूज। अगर उसको यूज करना है तो उसको आपसे, आपका जो पेटेंट, अगर आप पेटेंट करवाते हो तो उसको आपसे परमिशन लेनी होगी और जो भी उसका फायदा होगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको जो है, जिस इंसान ने वो जो पेटेंट करवाया है अपने नाम पे, उसको देना होगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स आ जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आ जाती हैं इसमें आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, और आ जाते हैं आपके ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। तो ये सारे इसका पार्ट होते हैं आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। उसके अलावा ये जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन विपो, इसके टोटल 193 मेंबर्स हैं और सिर्फ मेंबर्स ही नहीं है इसके, इनफैक्ट 250 जो एनजीओ जो हैं वो भी इसके साथ शामिल है, मतलब वो भी इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। 193 कंट्रीज तो इसकी मेंबर है ही, उसके अलावा 250 जो एनजीओ जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इसके मेंबर्स हैं। उसके अलावा ये देख लो कि इसको फाउंड कब किया गया था, विपो को फाउंड किया गया था 1967 में, और जो इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा ये जो विपो है, ये पहले इसको विपो नहीं कहा जाता था, पहले इसको बिप्री कहा जाता था, BIPRI। इसका बिप्री की फुल फॉर्म होती थी इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले इसका नाम बिप्री हुआ करता था, हेडक्वार्टर्स इसके जिनेवा में है और इसको फाउंड किया गया था 1967 में, ठीक है। तो ये है विपो की कुछ हिस्ट्री या विपो के बारे में जो आपके मेन फैक्ट्स थे, ठीक है। उसके अलावा अब आते हैं इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एक रिपोर्ट होती है जो कि मेन चीज यहाँ पे ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है ये निकाली जाती है आपकी रिपोर्ट, ठीक है। जैसे ये पेटेंट्स लिए जाते हैं, तो पेटेंट्स जैसे मान लो कोई दवाई बनाई है इन्होंने, ठीक है, जो कि कैंसर से फाइट करती है, ठीक है। तो ये दवाई का क्या करेंगे, पेटेंट करवा लेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि इनके पेटेंट, एक बार जो है दवाई आपके सामने आ जाती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं और उनको किस किस प्रोपोर्शन में जो है वो यूज किया गया। तो वो क्या करती हैं, मान लो ये कैंसर की दवाई की एक डोज की कीमत है 1 डोज इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। और कैंसर को अगर प्रॉपरली ट्रीट करना है तो इसकी 5 डोजेज लगेंगी, 10 लाख मान लो, तो इसकी 5 डोजेज लगेंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, मतलब 50 लाख में जो आपके कैंसर का इलाज है वो हो जाएगा, अगर जिस कंपनी ने क्या कहते हैं ये इस मेडिसिन को डिस्कवर किया और पेटेंट करवा लिया। तो जैसे जो गरीब कंट्रीज होती है ना, जो पुअर कंट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इसके ऊपर जेनरिक मेडिसिन बना लेती हैं, जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। इन्हीं का फॉर्मूला यूज करके और जो है इसके ऊपर जेनरिक मेडिसिन जो है वो बना ली जाती हैं और उसको जो है बहुत कम कीमत पे बेचा जाता है, ठीक है। मान लो इसकी कीमत जो है एक डोज की 20,000 थी, 1 लाख थी, तो उसको 20,000 का 10,000 की कीमत पे बना के बेचा जाता है, तो वो कीमत हो जाती है टोटल 50,000 से 1 लाख तक, ठीक है। अगर 5 डोजेस चाहिए तो एक डोज अगर 10,000 की है तो 50,000 हो गई, और एक डोज अगर 20,000 की है तो टोटल 5 डोजेस की कीमत 1 लाख हो गई, ठीक है। तो उससे जो है कैंसर का इलाज कर दिया जाता है। तो यही सारे पेटेंट और ये जेनरिक मेडिसिन का जो पीछे जो साइंस होती है वो मैंने आपको बता दिया, या जो इसके पीछे लॉजिक होता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इसी के बेसिस पे जो है आपकी ये बनाई जाती है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें जो है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, पेटेंट्स आ जाएगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क वगैरह, ठीक है। तो अब इन चीजों को प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, अगर जो है अब कुछ कंट्रीज कहती हैं कि हाँ जो जेनरिक मेडिसिन जो है उसको बनना चाहिए, कुछ कंट्रीज कहती हैं कि जेनरिक मेडिसिन को नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब जो कंट्रीज इसके साथ होंगी, खड़ी होंगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है, उनके जो है मार्क्स जो है वो थोड़े अच्छे आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा बहुत से फैक्टर्स और भी होते हैं, ठीक है, वो जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो ना वो चीजें वहां पे कवर की जाती हैं, ठीक है। फिलहाल आज हम सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब इंडिया ने जो रैंक का इंप्रूवमेंट किया है 46 से 40th रैंक पे आया है, 46 to 40th रैंक, ठीक है। तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, ठीक है। उसके पीछे कारण यही है कि जो इंडिया ने जो वेरियस प्रोग्राम्स चलाए हैं, ठीक है, जैसे आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो गया,
या फिर अटल इनोवेशन मिशन हो गया, या काफी पुराना है, देन अटल टिंकरिंग लैब्स हो गया, ठीक है। तो इन वजह से ये जो था इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके बारे में लोगों को पता चला है, और जिस वजह से हमारा जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है। उसके अलावा IPR रिफॉर्म्स लेके आए थे हम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिफॉर्म्स, ठीक है। और उसके अलावा नेशनल एजुकेशन 2020 की जो पॉलिसी है, ऐसी और भी बहुत से मिशंस हैं या पॉलिसीज जो है जिस वजह से जो एजुकेशन को प्रमोट करती है। एजुकेशन प्रमोट होगी तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या चीज़ होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो कवर होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के थ्रू या इन सारे मिशंस के थ्रू ये चीज़ें प्रमोट होती हैं। तो जिस वजह से इंडिया ने ऐसे मिशंस चलाए, जिस वजह से इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हो गया। 46 पिछले साल रैंक था और 40th रैंक जो है वो इस साल हो गया, ठीक है। तो जो आज की जो हमारा ये वाला टॉपिक था, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में था, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, और ये टॉपिक जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये जो है ऋषि सुनक जो है वो फाइनली प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के। अगर आपको याद हो तो हमने काफी टाइम पहले ना एक क्लास बनाई थी जिसमें हमने जो है ये डिस्कस किया था कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, यूके के इलेक्शंस डिस्कस किए थे हमने अपने करंट अफेयर्स में, और साथ में मैंने आपको बताया था कि दोनों में से एक ऋषि सुनक और जो है एक लिज थी मैम, इन दोनों के बीच में जो है इन दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनने वाले थे, ठीक है। और जो वो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्यादा चांसेस जो है वो ऋषि सुनक के ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन बाय चांस होता क्या है कि वो जो इलेक्शन जो है जो दोनों में वोट जो होते हैं वो उसमें लिज जो है वो जीत जाती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब ये बन जाती है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लिज जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज थी ना यूके में जो है वो काफी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो चल रहा है, और उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है यूके में वो काफी बढ़ी हुई है। इनफैक्ट सिर्फ यूके में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो काफी बढ़ी हुई है। उसका रीजन ये है जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन, इसकी वॉर की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड में इन्फ्लेशन जो है वो काफी बढ़ी हुई है, ठीक है, काफी अनस्टेबल चल रही है ये जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वर्ल्ड की। तो होता क्या है कि ये लिस्ट जो है ये बन जाती है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो बैकफायर कर जाती है, ठीक है। तो जो यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा था उसको ये जो है लिज जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाती है, तो जिस वजह से क्या होता है कि इनको इस्तीफा जो है वो देना पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को समझो, मैंने जब हमने ये क्लास डिस्कस की थी तब मैंने आपको बताया था कि यूके में दो मेन पार्टीज हैं, ठीक है, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी। और जैसे कि इंडिया में दो हाउसेज हैं, ठीक है, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है, ठीक है, वहां पे दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। और जो आपका प्राइम मिनिस्टर चुन के आता है वो लोकसभा से चुन के आता है, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से इंग्लैंड में भी, यूके में भी दो हाउसेज हैं, ठीक है। एक हाउस है उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन। तो जो आपका जो प्रेसिडेंट बनता है वो हाउस ऑफ कॉमन से बनता है, ठीक है। तो यहां पे दो पार्टीज जो है वो मेन है, एक है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी। लेकिन जो आपकी जो लेबर पार्टी है ना उसके ज्यादातर मेंबर्स जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके ज्यादातर मेंबर जो है वो हाउस ऑफ कॉमन से है, ठीक है। तो जो आपका जो भी प्रेसिडेंट यूके का जो भी प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट होगा वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो जो ये है आपकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें 357 मेंबर्स जो है ये इसका पार्ट है हाउस ऑफ कॉमन्स का, ठीक है। तो अब मान लो किसी को भी जो है अब जैसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बोरिस जॉनसन थे, ठीक है, ये बोरिस जॉनसन थे, लेकिन इनको जो है इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि वो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इनके जो काफी सारे मिनिस्टर्स जो थे वो बार बार इस्तीफा देते जा रहे थे। इनफैक्ट जो इनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे वो भी इस्तीफा देना शुरू कर दिए थे। तो उन्हीं की कैबिनेट में ये थे ऋषि सुनक, और उन्हीं की कैबिनेट में ये थी जो मैडम लिज थी, ठीक है, ये भी उन्हीं के कैबिनेट का पार्ट थे।
अब बोरिस जॉनसन जब इस्तीफा देते हैं तो इन दोनों के बीच में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे लिज को जो ज्यादा वोट्स मिल जाती हैं और लिज जो है वो जीत जाती है और बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक वो जीत नहीं पाते। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये लिज को उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब इनको इनकी पॉलिसीज बैकफायर करना शुरू कर दी, तो अब जो है वापस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लिज ने भी इस्तीफा दे दिया। अब जो है क्या होने लग गया कि अब ऋषि सुनक और उसके साथ ये जो है बोरिस जॉनसन, इनके बीच में अब वो होना था दोबारा से, ठीक है। दोनों के बीच में जिनको ज्यादा वोट्स मिलते, कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही वोटिंग होनी थी, ठीक है। इसके 357 मेंबर्स के अंदर इन्हीं के बीच में वोटिंग होनी थी। जो ज्यादा वोटें जीतता उसको ये बना दिया जाता प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन पहले कह रहे थे कि हाँ ये भी जो है क्या कहते हैं इसमें ये जो इलेक्शंस होंगे या पार्टी के अंदर ही जो इलेक्शंस होंगे उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन होता क्या है कि बाद में ये जो है अपना फैसला वापस ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नॉमिनेट होने के लिए जब मान लो ये जो पार्टी के बीच में जो इलेक्शन होगा उसमें भी नॉमिनेट होने के लिए कंडीशन होती है यूनाइटेड किंगडम्स में। तो कंडीशन क्या है कि आपके पास एटलीस्ट 100 जो है नॉमिनेशंस जो है वो आपको सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है। मान लो आपके 357 मेंबर्स जो हैं तो एटलीस्ट 100 एमपीज जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हो, तभी आप जो है खुद को नॉमिनेट कर सकते हो इसके लिए खुद को पीएम चुने जाने के लिए। तो जो ये ऋषि सुनक जो है इंडियन ओरिजिन के जो ये है एमपी है ब्रिटिश के, इनके पास 147 एमपी की बैकिंग थी, ठीक है। और लेकिन जो ये थे बोरिस जॉनसन थे, इनके पास 50 एमपी की बैकिंग थी, ठीक है। तो इनके पास फिलहाल बैकिंग नहीं थी, तो ये जो है उनको टक्कर दे सकते थे। लेकिन फाइनली इन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि जो हमारी कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें किसी भी तरीके की दरार है, तो इसी वजह से मैं अपना नाम जो है वो वापस लेता हूं, ठीक है। उसके अलावा एक इंसान और है पेनी मॉर्डेंट, ठीक है। इनका भी काफी नाम आ रहा था कि ये भी जो है कैंडिडेट जो है वो साबित हो सकते हैं, लेकिन इनके पास जो बैकिंग थी वो सिर्फ 25 एमपीज की थी, ठीक है। तो अगर इलेक्शन में खड़े होना है तो उसके लिए एटलीस्ट 100 एमपीज की बैकिंग चाहिए थी, जो इनके पास नहीं थी, सिर्फ 25 एमपीज की बैकिंग थी। जो बोरिस जॉनसन थे उनके पास भी 50 एमपी की बैकिंग थी, ठीक है। लेकिन बाद में ये खुद ही अपना नाम जो है वापस ले लेते हैं और पेनी मॉर्डेंट के पास जो है बैकिंग बनी नहीं पाती। तो इसी वजह से जो ऋषि सुनक है वो बिना किसी ऑपोजिशन के उनको इसका यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी ये जो थी जो डिस्कशन थी ये पॉलिटी से रिलेटेड और आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड थी। पॉलिटी से रिलेटेड इस तरीके से थी क्योंकि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो ना, जो अब पॉलिटी का सिलेबस देखते हो वहां पे, तो वहां पे एक आपको सिलेबस में मेंशन किया होता है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो वहां पे ये जो है हमारा कंपैरिजन या दूसरी वर्ल्ड की जो मेन दूसरी कंट्रीज जो है उनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं कि वहां पे किस तरीके की पॉलिटी चलती है और जो इंडिया जो है उस वहां पे किस तरीके की पॉलिटी चलती है। तो ये यूके का आपको मैंने बता दिया कि वहां पे भी दो हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन से आते हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने के लिए आपको जो है 100 नॉमिनेशन आपको चाहिए होते हैं, मतलब 100 एमपीज जो है एटलीस्ट 100 एमपीज आपकी बैकिंग करते हो, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से रिलेटेड थे, तो वो रूल्स मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इसके अलावा इस क्लासेस के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और उसके अलावा हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज जो है वो चलते रहते हैं, जैसे अभी हमारा करंटली यूपीएससी का जो नया कोर्स हमने शुरू किया वो चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो एक हमारा पीपीएससी का कोर्स चल रहा है, पीपीएससी सिविल्स का, और उसके अलावा पीपीएससी जुडिशरी का कोर्स चल रहा है, ठीक है। और ये कोर्स का एक और बैच जो है वो हम 9 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या इसमें आप एनरोल करवाना चाहते हो तो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका नंबर शो हो रहा है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज नंबर ये है 8264094255, ठीक है, 8264094255। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और जो है किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। और उसके अलावा अगर आप जो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उसमें आप
जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी इस नंबर पे आप मैसेज करके वहां पे कन्वे करवा सकते हो कि आप जो है हमें आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उनमें ऐड कर लीजिए, ताकि आपके पास ये जो नोट्स जो है जो हम फ्री प्रोवाइड करवाते हैं सबके लिए, वो नोट्स आपको मिलते रहे। और उसके अलावा जो भी नई नोटिफिकेशन आती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।